वर्क डन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिनमें से पहला एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन जो है वो चेंज हो रहा है ना। शुरू में इसका इंक्लिनेशन है अल्फ़ा और बाद में ये इंक्लिनेशन हो जाता है बीटा। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक x। ठीक, ये जो इंक्लाइन प्लेन है अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, a से b और b से c। ठीक, तो a से b तक का इंक्लिनेशन अल्फ़ा हो गया और उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो है x। ठीक, फिर b से c इंक्लिनेशन है बीटा और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये है y। ठीक, अब इसमें क्या है कि पॉइंट A से एक ब्लॉक को कोई फोर्स लगा करके पॉइंट C तक ले जाया जाता है। ठीक, तो हमें पता करना है कि इस जर्नी के दौरान फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस दोनों ही पार्ट में यानी ए बी पार्ट में और बी सी पार्ट में दोनों ही पार्ट में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इक्वल हो और वो म्यू के बराबर हो। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक if it is moved from point A to point C along inclined plane। ठीक है, तो ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन A से B तक कांस्टेंट है, फिर B से C तक भी कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, हमें फोर्स चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि A से B तक का अगर लेंथ हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है x और इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, तो ए बी लेंथ जो है ये हो जाएगा x बाई कॉस अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरह से जो बी सी पार्ट है उसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट है y, इंक्लिनेशन है बीटा, तो जो लेंथ बी सी है ये हो जाएगा y बाई कॉस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बी सी। ठीक, अब जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है कि म्यू इंटू एन। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। एक तो करेंगे वर्क डन अलोंग पार्ट ए बी, है ना, तो ए बी के अलोंग कैलकुलेट करना हो तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ पर ए बी पार्ट में वो इनटू डिस्प्लेसमेंट ए बी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो वो आएगा म्यू एम जी इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ जो थीटा रखा है इंक्लिनेशन, वो इस इंक्लिनेशन की जगह पर हम लोग रखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स इनटू जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का वो है एक्स बाई कॉस अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। ठीक है, साथ में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ इधर,
क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखना होगा तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, ये हो गया वर्क डन एलॉन्ग ए बी। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग बी सी पार्ट में कैलकुलेट करें तो वर्क डन इन पार्ट बी सी, ये जो बी सी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बी सी के लॉन्ग वो रखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट बी सी इंटू, वहाँ भी आप देखेंगे कि जो एंगल है फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आएगा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ऊपर की तरफ, तो एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो BC के लॉन्ग जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी इंटू कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है वो बीटा है। ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट BC डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लिख सकते हैं y बाई कॉस बीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर y बाई कॉस बीटा इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो देखेंगे कॉस बीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो वर्क डन इन पार्ट BC ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, आप देखेंगे कि दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, है ना, WAB प्लस WBC, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि म्यू एम जी इंटू एक्स प्लस वाई क्या बताएगा, एक्स प्लस वाई जो है इस पार्टिकल का, ये जो ब्लॉक है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ से होकर के इंक्लाइन प्लेन पर जो है ट्रैवल करता है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये चलता हुआ अगर यहाँ पहुँच गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो है अल्फा, चाहे इंक्लिनेशन इधर कुछ भी वेरी कर रहा हो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसको लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L, आगे लगा देंगे माइनस साइन। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान सा और अच्छा सा रिजल्ट है कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ पर जाए, ये जो पार्टिकल है वो ऐसे भी जाएगा या ऐसे भी जाएगा, तो भी फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो इतना ही आने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हर केस में L आएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमेशा ही म्यू है, मास भी हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये हमें हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें देखेंगे कि हमने एक लिफ्ट बनाया है, और ये जो लिफ्ट है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, और इस लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन है थीटा,
और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है लेकिन लिफ्ट के साथ में ऊपर जा रहा है। ठीक है, इफ ब्लॉक does not slip on inclined plane, then find work done by friction force, gravitational force and normal force और normal रिएक्शन। ठीक है, तो देखेंगे अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर कुल मिलाकर के जो है वो 3 फोर्सेस लगेंगे, है ना। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो आ जाएगा इधर नीचे mg, एक आ जाएगा इधर नॉर्मल, ठीक है, और एक इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये 3 फोर्सेज लग रहे होंगे जिसके कारण से इन तीनों फोर्स का वैसे रिजल्टेंट 0 होना चाहिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, अब इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो t टाइम में अब देखेंगे कि v इंटू टी होगा क्योंकि लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो t टाइम इंटरवल में vt होगा। और ये जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है वो t टाइम इंटरवल में ही करना है। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द इंटरवल t। ठीक है, तो अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। नॉर्मल और वर्टिकल के बीच का एंगल थीटा के इक्वल होता है। ठीक, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब एक एक करके तीनों फोर्स का वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ऐसा करें कि ये जो mg है इसका कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। अगर इसका कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। चूँकि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा के इक्वल और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस mg sin थीटा के इक्वल होगा और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इस mg cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक, अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो क्या करेंगे? जो फ्रिक्शन फोर्स है mg sin थीटा उसको लिखेंगे इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो इस ब्लॉक का है वो है vt, तो लिखेंगे vt इनटू दोनों के बीच का एंगल। फ्रिक्शन फोर्स आप देखेंगे कि इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो हम लोग जैसे निकालते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्योंकि इस फ्रिक्शन फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कि ये जो फ्रिक्शन का वर्क डन हुआ वो हो गया mg vt
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी तरह से वर्क डन बाय नॉर्मल कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मल फोर्स है mg कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है vt इंटू दोनों के बीच का जो एंगल है ये नॉर्मल और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा के इक्वल, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के ये हो गया mg इंटू वी टी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी तरह से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है टोटल है mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है mg, डिस्प्लेसमेंट है उसके जस्ट अपोजिट vt, mg vt इंटू कॉस, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो ये फाइनली आ गया माइनस mg इंटू वी। ठीक, तो ये तीनों फोर्सेस का वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है ना, वो ये है कि सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये सारा मिला करके ज़ीरो आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये और ये ऐड करेंगे तो mg vt आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा हो जाएगा 1, ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव में आएंगे और यह माइनस mg vt आएगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि चूंकि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है ना, और नेट फोर्स 0 भी है, और इसीलिए वर्क डन भी 0 हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक फिगर बनाया गया है। फिगर में दिखाया गया है कि कोई व्हीकल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक, इस व्हीकल के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक, और एक ब्लॉक रखा गया है जो कि स्लाइड नहीं कर रहा है। इफ block does not slide, then find work done by gravity, normal force and friction force in the interval t। ठीक, तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg, एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन, और चूंकि इसमें स्लिप होने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है इसलिए इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। चूंकि ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और इसलिए क्या होगा कि सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी 0 होना चाहिए। तो इस बार भी हम लोग mg के कंपोनेंट्स निकालेंगे। इधर आएगा mg साइन थीटा और इधर आएगा mg कॉस थीटा। ठीक, तो ये जो ब्लॉक है ये फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mg साइन थीटा, और जो नॉर्मल है उसका वैल्यू फिर से आएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है हमें कहा गया वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि t टाइम इंटरवल में इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और vt के इक्वल होगा, है ना। अगर vt के इक्वल होगा तो डिस्प्लेसमेंट vt है इधर
ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है mg साइन थीटा के इक्वल, जैसा कि यहाँ हमने देखा था। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड रखा, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखा, ठीक, इनटू कॉस, और यहाँ पर रखते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें ये वाला एंगल रखना पड़ेगा जो कि आएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी माइनस mg vt साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। उसी तरह से वर्क डन बाय नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड रखेंगे mg कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट रखेंगे vt इंटू कॉस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर फोर्स है नॉर्मल, ये डिस्प्लेसमेंट है vt, तो एंगल ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा mg vt इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। तो फोर्स हो जाएगा mg। अब देखेंगे कि ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो mg इंटू वी टी इंटू कॉस 90 डिग्री जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों फोर्स है, फ्रिक्शन का, नॉर्मल का और ग्रेविटेशन का, तीनों का जो वर्क डन का सम है वो 0 आ रहा है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आया था। तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि चूंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है ना, नेट फोर्स भी 0 है, और इसीलिए इसका जो है वर्क डन 0 आ रहा है, ठीक है। आगे जाकर हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। उस थ्योरम से ये प्रूफ होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 आना चाहिए, ठीक। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है और जो इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो इस वेरिएबल फोर्स के कारण से जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल पोजीशन ये है, ठीक है। नेचुरल पोजीशन का मतलब हुआ कि ये जो लेंथ होगा ये इसका नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, ठीक। तो जब कोई ब्लॉक को हम लोग यहाँ से कुछ डिस्प्लेस करते हैं, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m है और नेचुरल पोजीशन से इस ब्लॉक को x जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, तो जो स्प्रिंग है
वो उसमें इलोंगेशन आ गया x से, ठीक। तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लगता है ना, उस स्प्रिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx, वेयर x is displacement from नेचुरल पोजीशन मतलब ब्लॉक का वो पोजीशन जब स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई इलोंगेशन नहीं होगा, कोई कंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो x है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जैसे कैलकुलेट करते थे वो वाला तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा F इंटू डी एक्स। तो F का वैल्यू यहाँ पर है माइनस kx इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे कि जो इलोंगेशन है या कंप्रेशन है वो x1 से x2 तक जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 टू x2, ठीक। तो माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है ना। इसमें हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में कभी ये ध्यान नहीं देना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करते हैं, हम x1 और x2 के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपने आप जो वर्क डन है वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो आना होगा वो आ जाता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो x1 है ना, जो x1 है वो है डिफॉर्मेशन, x1 is deformation in spring initially, ठीक। उसी तरह से जो x2 है is deformation in spring फाइनली, ठीक है। अब कहेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या है, तो x1 x2 जो है ये इनमें से x1 x2 कोई भी कंप्रेशन कोई भी इलोंगेशन हो सकता है ना। तो कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों को कंबाइंड तरीके से हम लोग डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कंप्रेशन होगा तो माइनस रखेंगे या प्लस रखेंगे, या इलोंगेशन होगा, दोनों ही केस में चूंकि यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर टर्म आ रहा है तो हमें माइनस प्लस की बात ही नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, बस ये पता है कि जो डिफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू हमें रखनी है। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, कोई भी हो जो भी होगा, कंप्रेशन हो गया या इलोंगेशन होगा, दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो ये छोटा सा जो एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि a spring is initially stretched by x, find work done by spring force or work done by spring when it is further stretched by
y, ठीक है। पहले x इलोंगेशन था, उसके बाद y और एक्स्ट्रा इलोंगेशन दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है अगर उसको एक फिगर से हम समझें तो ऐसे कहेंगे कि अगर नेचुरल पोजीशन था यहाँ पर, ठीक, तो पहले से इसमें इलोंगेशन था कुछ x1 और फिर इसको और इलोंगेशन था x, है ना, और इसको बाद में फिर से y डिस्टेंस से एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो इलोंगेशन था ये था पहले x और फिर बाद में हो गया y, ठीक। तो हमें यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन कहा जाएगा, ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ से यहाँ तक वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला अभी हमने डराइव किया वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इनिशियल इलोंगेशन है वो x दिया हुआ है और जो फाइनल इलोंगेशन है वो हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। इलोंगेशन का मतलब हुआ कि नेचुरल पोजीशन से टोटल इलोंगेशन, ठीक है। तो ये x1 x2 दोनों के वैल्यू इसमें रखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने से जो वैल्यू आएगा वो हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस k बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम ऐसा करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया माइनस k बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो ये आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है जिसमें कि दो ब्लॉक दिए गए हैं, दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, दोनों का मास इक्वल है, दोनों को एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है। इनिशियली क्या है कि ये जो स्प्रिंग है उसका नेचुरल लेंथ दिया गया है L0। इनिशियली इस स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, कोई भी इलोंगेशन नहीं है, ठीक। अब क्या किया जाता है कि इस पर फोर्स लगा करके इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया जाता है और इस तरह से इसका जो लेंथ है वो हो जाता है L0 प्लस x, ठीक। ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। तो इनिशियली स्प्रिंग का लेंथ है L0। ये जो फिगर बनाया गया है ये है इनिशियली और ये जो फिगर है ये बनाया गया है फाइनली। तो क्वेश्चन ये है कि इफ इनिशियली spring is at natural length L0 and finally it is stretched to length L0 plus x, then find work done by spring force on each block if blocks are identical,
ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो इनिशियली कह सकते हैं कि 0 है, यानी कि x1 0 है, और फाइनली जो इलोंगेशन हुआ वो x हुआ, क्योंकि L0 तो नेचुरल लेंथ है। तो फाइनली जो इलोंगेशन है या डिफॉर्मेशन है वो है x। तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर -k/2 x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू 0 है, जो अभी हमने फाइंड किया। तो ये हो गया kx स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो दो ब्लॉक्स हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों पर इक्वल वर्क हुआ होगा। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक, तो दोनों ब्लॉक पर मिला करके इतना वर्क किया गया है, तो कह सकते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक is equal to half of work done by spring force, that is kx square by 4।